Assalamualaikum everyone, and a very warm welcome to another live session organized by Podcast Grow Together. I'm your host Mudassir Raza, and today we have a very respectable guest, Ms. Farah Sareed. Assalamualaikum, Ms. Farah. How are you? And a very warm welcome to the show. Walaikum Assalam, Nasir. It's really nice to see you a long time back. कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से। आपके रोजे कैसे जा रहे हैं? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखिए ना आज मिड ऑफ रमज़ान पहुंच गए हैं। हाँ, मुझे अभी मैं रमज़ान देखा था, डेट हमारी तकरीबन वो 14 रमज़ान 14 रोज़े में मुकम्मल हो चुकी है। बिल्कुल माशाल्लाह देखिए ना वक्त कैसे गुजरता है। हाँ, पहले इंतजार में होता है कि इंसान रमज़ान आएगा और फिर रमज़ान कम आके गुजर जाता है, फिर पूरा ईद चल रहा होता है, तो टाइम बड़े तेज़ी पास हो रहा होता है। बिल्कुल ऐसे ही, और वो टाइम भी आ जाएगा जब आप ईद की नमाज पढ़ के आके सो जाएंगे। बड़ा एक कॉमन सी चीज़ होती है कि पूरा टाइम इंतजार करता है ईद का, और फिर ईद वाले दिन सबसे पहले तैयार होने का सबसे पहले होता है कि आपने अपनी नींद पूरी करनी है। मिस फरह, मैं आपकी जर्नी देखा था, आपने दुबई, इंडिया, पाकिस्तान, बैकग्राउंड फ्रॉम नॉर्थ फैमिली, बड़ा इंटरेस्टिंग लगी मुझे बात। कहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है, जब कुछ इसको स्टार्ट करें? सही कह रहे हैं आप, बड़े मल्टी फ्लेवर्स रहे, डाइवर्सिफाइड सिचुएशंस रही। जैसे कि मेरी प्रोफाइल में आपने देखा कि मैं एक नवाब फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ, और मेरे फादर का बिजनेस था इन दुबई। ही वॉज सिंस हिज यंग जो एज थी वो दुबई से ही उन्होंने बिलोंग किया, तो जाहिर सी बात है मेरी पैदाइश भी वहीं की है। तो आई वॉज 13 व्हेन दिस 1990 गल्फ वॉर स्टार्टेड, और उसमें जितने भी इंडियंस एंड पाकिस्तानीज थे दे हैड टू लीव देयर फैमिलीज आइदर बैक, और रिस्क लेकर उन्हें यहाँ पे स्टे करना था। तो दैट टाइम आई हैड कम्प्लीटेड माई 7th स्टैंडर्ड, और उसके बाद फिर हम वो कुछ दिन के लिए जैसे कहते हैं इंडिया आए। तो उस टेन्योर में मैंने अपना मैट्रिकुलेशन कम्प्लीट किया, डायरेक्टली स्किप्ड। इंडिया का कौन सा शहर? हैदराबाद, दक्कन। तो वहाँ पे मैट्रिकुलेशन कंप्लीट करने के बाद देन वी केम बैक टू पाकिस्तान, बिकॉज फादर को अपना बिजनेस देना पड़ा वापस, क्योंकि वहाँ पे ये होता है कि अरब पार्टनर होता है आपके साथ, यू कैन डू बिजनेस अलोन। सो बस पाकिस्तान आ गए, सिंस देन आई एम हियर। वहाँ से फिर जर्नी स्टार्ट होते होते माशाल्लाह आज यहाँ बैठे हैं। जस्ट थोड़ा सा मैं बात करना चाहूँ, इंडिया की एजुकेशन जो आपने हासिल करी है पाकिस्तान में, क्या डिफरेंस फील करती हैं? देखिए इंडिया में जिस वक्त मैं थी उस वक्त तो जाहिर सी बात है वो ये जितनी मेच्योरिटी की नहीं थी, हंसते खेलते बस रोते धोते हमने जो है वो पेपर्स दिए, क्योंकि स्कूल तो जाना नहीं हुआ, घर बैठे जो है वो प्राइवेट एजुकेशन की और मैट्रिक स्टैंडर्ड कंप्लीट किया। फिर जब यहाँ आए तो सबसे बड़ा चैलेंज ये आया कि दे वर नॉट लेटिंग मी इन टू द इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड बिकॉज माई मैट्रिकुलेशन वॉज फ्रॉम इंडिया। सो वो एक that was a barrier, you can understand ना, India Pakistan had a barrier for that, so they were not letting me in। तो और मुझे सबसे ज़्यादा प्रेज जो है हमेशा स्टडीज का रहा। I couldn't stay back without studies, although we lost everything in Dubai and we had to start scratch, but मैंने अब continue my studies। तो फिर खैर वो एक बहुत डिटेल्ड डिस्कशन हो जाएगी। Then I got the permission, मैंने इंटरमीडिएट प्राइवेट किया, then I continued my bachelor's, फिर बीच में थोड़ा सा गैप आया, शादी हो गई। Then I continued my master's from Iqra University, तो अब माशाल्लाह से कंप्लीट हो गया वो सिलसिला। Now I am currently enrolled with my PhD in Management Sciences, अब ये सिलसिला जारी है। ज़बरदस्त मिस फरह, एचआर इसमें मास्टर्स करने का आइडिया ये किस तरीके से डिसाइड हुआ कि आपने एचआर की फोकस करना है? इंसान की अपनी ट्रेड्स भी होती हैं कि या तो वो एक मार्केटियर होता है, या फिर वो बहुत ज़्यादा सप्लाई चेन वाला बंदा होता है, या ही और शी इज़ गुड इन नंबर्स, तो दे ऑप्ट फॉर द फाइनेंस फील्ड। तो आई वाज रियली नॉट गुड इन नंबर्स, मैं स्टैटिस्टिक्स में 4 दफ़ा फेल हुई हूँ। तो सप्लाई चेन का मुझे था, लेकिन बट आई वाज मोर कंफर्टेबल विद पीपल मैनेजमेंट स्किल्स, कंपैशन, एम्पैथी, लोगों के बारे में सोचना, उनके बिहेवियर्स को ऑब्जर्व करना, मतलब पढ़ना, ये सारी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी सिंस माई चाइल्डहुड। दैट इज़ वाई आई ऑप्टेड फॉर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। और उसके साथ साथ फिर मैंने अपनी सर्टिफिकेशंस कंप्लीट की, लेबर लॉज का भी सर्टिफिकेट हासिल किया, एंड देन कुछ मेरी हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड मैंने ऑडिटरशिप कंप्लीट किया अपना, उसके साथ फिर निवाश सर्टिफाइड हूँ मैं। देन आई
opted for as a first aider with CPR. तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ह्यूमन से रिलेटेड थी, क्योंकि इंसान के बगैर तो ज़िंदगी में कोई चीज़ है ही नहीं, कोई मज़ा ही नहीं है इंसान के लिए. That was the passion. अच्छा मिस फरा, इन दिस फील्ड हाउ मच इज इम्पोर्टेंट कि आप सर्टिफिकेशन भी करो साथ साथ अपनी डिग्री के? I didn't get your question. Can you repeat? मतलब कितनी इम्पोर्टेंस है सर्टिफिकेशंस की, जो आप साथ साथ आपके डिग्री की होल्डर भी हो पर साथ साथ अपने सर्टिफिकेशंस भी आप कर रहे हो? देखिए वही वाली बात है, दाल बिना तड़के की मज़ेदार नहीं लगती. वही वाली बात है कि आप डिग्रीज ले लें, बहुत अच्छी बात है, बट सर्टिफिकेशंस जो है ना वो आपको थोड़ी सी स्पेशलाइज फील्ड की तरफ लेकर है. तो दैट्स लाइक अ प्रीमियम एड ऑन. अब एक प्रिंटर हम लेने जाते हैं, प्रिंटर की इतनी कीमत नहीं होगी जितनी उसके कैरेक्टर्स की कीमत होती है. तो दैट डिपेंड्स द कैरेक्टर्स ब्लैक एंड वाइट और इट्स इन कलर. तो सर्टिफिकेशंस जो हैं वो कलर्स आपकी एजुकेशन में, एकेडमिक्स में या प्रोफेशनल स्किल्स में कलर्स ऐड ऑन करते हैं, मोर स्किल्स ऐड ऑन करते हैं. यू गेट समथिंग स्पेशलाइज्ड. सो आई थिंक फॉर एवरी डिग्री these certifications are of high importance. तो एक अक्सर ये सवाल आता है डिफरेंट फील्ड्स के अंदर, अगर आप फाइनेंस में कर रहे हो कि डिग्री लेनी चाहिए या सर्टिफिकेशन भी साथ साथ करनी चाहिए, और कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस सर्टिफिकेशन को चूज़ किया जाए, क्योंकि राइट सर्टिफिकेशन भी होनी, आइडेंटिफाई करना, फिर उसको एनरोल करना, फिर उसको क्लियर करना, बड़ा बेनिफिट आपको वैल्यू ऐड कर रहा होता है. बिल्कुल सही कह रहे हैं. देखिए जब तक आप डिग्री ले रहे होते हो तो आपको सारे स्टूडेंट्स सेम प्लेटफॉर्म के मिल रहे होते हैं. यू बिल्कुल other than the curriculum you are going through. But when you are doing some sort of certifications, तो आपके पास एक mix match gentry आपको मिल रहा है. Experiences, multi-talented लोग from different industries come and have a mix of everything. तो वो बहुत ज़्यादा एड ऑन करता है. और जहाँ तक सवाल है काउंसलिंग की, तो ये थोड़ी सी लैकिंग है. जब हम यूनिवर्सिटीज़ में भी होते हैं तो थोड़ी सी कैडेट काउंसलिंग का एलिमेंट मुझे लगता है मिस होता है. स्टूडेंट्स आप नहीं कर पाते, तो ये थोड़ा सा है. अच्छा मिस फरा, एक बड़ा हमने देखा कि बड़ी कम अवेयरनेस है हेल्थ एंड सेफ्टी को लेके, कोई इतना बॉदर नहीं करता. नंबर ऑफ इंसिडेंट्स हो चुके हैं, इवन पाकिस्तान की बात भी करें, और उसके बाद भी हमें सच की रिफॉर्म्स नज़र नहीं आती. तो अगर हम आइडेंटिफाई करना चाहें कि वेल प्रॉब्लम क्या है, उससे निकला कैसे जा सकता है, व्हाट्स द फर्स्ट वी डिस्कस द प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम एग्जिस्ट क्या कर रही है राइट नाउ इन द हेल्थ एंड सेफ्टी को लेके. बिल्कुल. देखिए किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम कोई चीज़ नहीं होती. आई कॉल इट. तो एंड देन द चैलेंज एग्जिस्ट इज, सबसे पहले जो आपका माइंडसेट है, दैट्स द बिगेस्ट चैलेंज. एक्सेप्टेंस. एंड जब तक आपकी किसी भी चीज़ के लिए नहीं होती, यू कांट गो फर्दर, यू कांट हैव अ राइट डिसीजन फॉर दैट पर्पस. एज एन इंडिविजुअल भी आप ले लें, अगर आपकी उस आइडिया को लेकर कोई एक्सेप्टेंस नहीं है, यू वोंट गो फॉर इट. whether it's a purchase, whether it's a buying decision, कोई भी ऐसी चीज़. इसी तरीके से जो एंटरप्रेन्योर्स हैं या बिजनेसमैन हैं, उनका फोकस ज़्यादातर बिजनेस को बढ़ाने में और रेवेन्यू जनरेशन में, प्रॉफिट के हवाले से, ये सारी चीज़ें उनके माइंड में एक कॉन्सेप्ट होता है. बट डू दे रियली थिंक अबाउट द सस्टेनेबिलिटी ऑप्शन? सस्टेन आपका बिजनेस उसी वक्त कर सकता है जब आपका पीपल, द बिगेस्ट एसेट ऑफ योर कंपनी, दे आर इन गुड and safer workplace. They enjoy their life. They love coming to the office on every Mondays. They don't see the time कि कब 5 बजेंगे और हमें जाना है. This is the biggest challenge. अब इसके लिए you need to be very empathetic, very concerned towards your people. तो सबसे पहले तो हमारी entrepreneurs और leadership की acceptance towards safety compliance is the highest and biggest challenge. जब हम किसी भी प्रोजेक्ट को लगाने की बात करते हैं, आपने देखा होगा बजट की बात होती है, रिसोर्स एलोकेशन की बात होती है, ऑपरेशंस की बात होती है, एंड देन दे हैव टाइमलाइंस. लेकिन हमने कभी भी ये नहीं देखा मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स में, या मैंने अपने एक्सपीरियंस में, कि सेफ्टी का भी कोई बजट एलोकेट किया जाता है. इफ़ यू स्टार्ट दिस प्रोजेक्ट, सेफ्टी का ये बजट ज़रूर होना चाहिए. तो दैट इज फेल्ट एज अ बर्डन टुवर्ड्स द कंपनीज और मोस्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स और एन इंडिविजुअल्स. सबसे बड़ा चैलेंज ये है, नीड टू एक्सेप्ट कि आपका एक बंदा या 1 से 10 लोग आपके काम कर रहे हैं या मोर काम कर रहे हैं, यू नीड टू हैव सेफ्टी प्रिकॉशंस. अब उसके लिए आपकी कॉम्पिटेंसी बहुत ज़रूरी है, उसकी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है. आपके पास अवेयरनेस होगी तो आप फिर ऐसे कॉम्पिटेंट लोग रखेंगे
who knows about the implementations, the framework, the management structure, उन्हें awareness होनी चाहिए. Until unless they know the awareness, वो implementations नहीं करा सकते, वो चीज़ों की compliance नहीं करा सकते. और leadership का तो सबसे बड़ा तकाज़ा यही है कि you need to lead to inspire others. सबसे बड़ा एग्जैक्टली इस तरह इसमें एचआर का रोल कितना इम्पोर्टेंट है कि वो ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप को अपडेट करे, इन्फॉर्म करे कि उन्होंने ये मेजर्स लेने चाहिए, या व्हाट डू यू थिंक कि एचआर ही बहुत ज़्यादा वीक होता है, वही इन चीज़ों पर काम नहीं कर रहा होता है या कर नहीं कर रहा होता? जी यू आर ऑडिबल. मैं क्वेश्चन रिपीट करूं या आप हैव यू हर्ड इट? नहीं, एक्चुअली आपकी आवाज़ जो है वो बीच में से मिस हो गई, आप रिपीट कीजिए. अच्छा हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि हाउ मच द रोल ऑफ एचआर इज इम्पोर्टेंट इन दैट, कि अगर एचआर लीडरशिप को अवेयर करे, एजुकेट करे, उसकी इंपॉर्टेंस को डिस्कस करे और फिर लीडरशिप उसके ऊपर एक्शन ले और उसके ऊपर हवाले से काम करे, या एचआर ही बाज़ा वीक होता है कि यानी मगर मैंने बात करी एक्सेप्ट होगा नहीं और फिर एक वेस्ट ऑफ टाइम होगा, तो खुद ही रिलक्टेंट होता है मैनेजमेंट को उसके ऊपर समझाने में. So what is the role of HR in this particular area? सबसे पहले तो मुझे अपने एक एसोसिएट का शेर याद आ गया. वो अक्सर कहते हैं कि वक्त करता है परवरिश बरसों, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता. तो ये जो HR है ना, दैट एक्ट्स लाइक अ मीज़ान का काम कर रहा होता है. आपने देखा है आजकल कि बिजनेस वर्ल्ड में HR बिजनेस पार्टनरिंग का दौर पर चल पड़ा है. HR VPs आपको नज़र आ रहे हैं हर रोल्स में. So they are like balancing the people in the company and the leadership of the management of the company. तो एक HR के बंदे को अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं कि मिस आप EHS के भी हवाले से आपने काम किया, you have the experience and now you are working on HR. मैं कहती हूँ कि जब तक लोगों के बारे में ये नहीं पता चलेगा कि वो जिस एरिया में काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड उनके क्या प्रिकॉशंस हैं, क्या रिस्क हैं, क्या हैज़र्ड्स हैं, मैं उनके लिए प्रॉपर रिसोर्सेज की एलोकेशन नहीं कर सकती. मैं जाके उनके सुपरवाइजर से नहीं बात कर सकती कि आपके जो लोग हैं दे आर नॉट हैप्पी जस्ट बिकॉज ऑफ कि आपके एरिया में इतने सारे हैज़र्ड्स मौजूद हैं. तो जब तक एक HR के पर्सन को इन सारी चीज़ों की अवेयरनेस नहीं होगी, ना तो वो परफॉर्मेंस को मैनेज कर सकता है, ना मेजर कर सकता है, ना वो अपनी मैनेजमेंट को एडवोकेट कर सकता है. तो अ पर्सन इज until and unless they know their competence and they know when and Yes, sir, you're audible. जी दस आवाज़ आ रही है आपको? हाँ जी आपकी आवाज़ आ रही है. मैं सेंटेंस कंप्लीट कर लें आप. बस मैं यही आपको बता रही थी कि बिजनेस पार्टनर्स या HR मैनेजर्स का जो रोल है, ऑल दी ISO स्टैंडर्ड्स, आपने ISO के बारे में सुना है, उनको क्वालिटी 14,000 फॉर एनवायरनमेंट एंड अब ISO 45,000 एनवायरनमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से. तो ये जो पूरा ट्रायो है, इसके बारे में अगर किसी भी HR मैनेजर को पता होगा तभी वो अपने ऑफिसेज में या अपने डिपार्टमेंट्स में या अपने लोगों की ट्रेनिंग्स में उस चीज़ को इनकलकेट कर सकता है. वरना मेरा फोकस तो सिर्फ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पे रह जाएगा, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे रह जाएगा. मैं ये नहीं सोचूंगी कि यार मेरे लोगों को क्या चीज़ों की अवेयरनेस है भी या नहीं. तो अगर ये एक ब्लेंड अच्छा सा मिल जाए तो फिर ज़बरदस्त सी चाय बन सकती है. ज़बरदस्त. मिस्टर मैंने एक और चीज़ नोटिस करी है लास्ट 5-6 ईयर्स के अंदर, NGOs भी इसके अंदर अपना पार्ट प्ले कर रही हैं. वो ऑफर कर रही हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को कि हम आपको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं, आपके एम्प्लॉयज़ को कि खाना खास अगर आग मिल जाए तो क्या करना है, किसी के साथ कोई मसला आ जाए तो क्या करना है, और वो जा जाके डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही हैं. डू यू थिंक सो दैट ये एक अच्छा इनिशिएटिव और एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज़ आ रही है सर आपको? हाँ, माय क्वेश्चन सर कि जो NGO का रोल आया है, मैं रिपीट कर रहा हूँ. लास्ट 5 इयर्स के अंदर हमने देखा है कि NGOs काफ़ी इसमें अपना पार्ट प्ले कर रही हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के एम्प्लॉयज़ को एजुकेट करने के हवाले से, अवेयरनेस के हवाले से. वो डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कर रही हैं कि उनको आग लगने के हवाले से, फायर फाइटिंग, इस टाइप छोटे छोटे इशूज़ आ रहे होते हैं उनको काम करने के लिए. इसको आप कैसे देखती हैं और क्या ये पॉजिटिव साइड है कि NGOs आर आल्सो डूइंग दिस वर्क,
और व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? जी देखिए, मैं हमेशा अपने मैनेजमेंट से ये बात करती हूँ कि आपके पास अगर एक कॉम्पिटेंट पर्सन इन हाउस मौजूद है, तो वाई टू इन्वेस्ट ऑन एक्सटर्नल ट्रेनिंग्स? Let's suppose if I'm a certified first aider, so I can conduct multiple first aid sessions with my own company. तो वो जो मैं एक्सटर्नल ट्रेनर बुलाकर उनको उनके ऊपर इन्वेस्ट कर रही हूँ, उस चीज़ का मैं कॉस्ट सेव करके व्हाई नॉट आई इन्वेस्ट दैट मनी ऑन अदर सेफ्टी अवेयरनेस के सेशंस या फिर मैं मिटिगेशन के प्लान्स कर लूँ ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स इन हाउस। तो जो आपका जो पैसा काफ़ी में ही रोल ऑन हो सकता है, यू कांट एक्सपेंड इट आउट। तो ठीक है, कुछ ट्रेनिंग्स ऐसी होती हैं कि हमें एक्सटर्नल्स को बुलाना पड़ता है, कुछ ऐसे मैनेजमेंट ट्रेनिंग्स होती हैं, कुछ ऐसे एक्सपर्ट डोमेन्स ऐसे होते हैं कि आपको बुलाना पड़ता है। फिर आपकी एम्प्लॉय रिटेंशन के लिए भी कभी कभार इन हाउस सेशंस तो वाकई कारआमद होते हैं, लेकिन एक्सटर्नल सेशंस भी ऑन जॉब, ऑफ साइट, इंटरनेशनल, नेशनल लेवल पे आपको कराने पड़ते हैं। तो यू नीड टू हैव अ क्लियर माइंडसेट कि आपने अपने इन्वेस्टमेंट्स कहाँ करनी है। तो कहते हैं कि कमाना आसान है, खर्च करना बहुत मुश्किल है। तो ये वही वाली चॉइस होती है कि वेयर यू नीड टू इन्वेस्ट ऑन एम्प्लॉय ट्रेनिंग्स। अच्छा, एक और बात मिस करा, हाउ मच एम्प्लॉय सीरियस टू गेट अ ट्रेनिंग? तो नंबर ऑफ टाइम वी हैव सीन इट, तो जाते हैं बट वो अपनी खा पी के तफरी करके वापस आ जाते हैं। देखिए, मैं जब कम्युनिकेशन की या कॉम्पिटेंसी बिल्डिंग की ट्रेनिंग कर रही होती हूँ, तो मैं सबसे पहले स्टार्ट इसी क्योंकि जो शुरू के चंद सेकंड है, दैट इज़ एक्चुअल कि आप ऑडियंस को ग्रैब कर सकते हैं। अगर वहीं पे आपने अपना ऑडियंस लूज़ कर दिया, तो दैट विल बी वेरी मच डिफिकल्ट। वो बाकी खाने और ब्रेक का वेट करेंगे एंड देन दे चिल आउट एंड गो बैक।